Hello everyone, welcome back to our PYQ series Revised to Ace, and today we are going to discuss about फिजिकल ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली यूपीएससी ने 2023 के एग्जाम्स में पूछा है. वाई दे आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं और एग्जाम में बहुत बुरा लगता है. देन वी कंसिडर देम एज लाइक सिली मिस्टेक्स वाला कैटेगरी में, एंड इफ दैट इज सो देन वी विल लूज आउट. तो वो लूज नहीं करना है, स्पेशली जो स्टैटिक पोर्शन है, जो कन्वेंशनल एरियाज हैं, वहाँ से गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. सो दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. However, the question which has been asked is in interesting manner. तो टॉपिक भले कन्वेंशनल हो लेकिन पूछने का तरीका अलग है और हम उसको अलग तरीके से रिवाइज भी करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एंड वी विल टेक द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू रिवाइज. सो हियर द क्वेश्चन वाज आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू द वोल्केनो. वोल्केनोज के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? द स्ट्रेंथ ऑफ वोल्केनो इज मेजर्ड बाय वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स. पता है या नहीं? जनरल स्टेटमेंट है. अगर नहीं पता है तो ये जनरल लगेगा. किसी को कोई गेस वर्क मारेगा तो यस, हाँ है, बट सुना है कि नहीं सुना है ये भी पता होना चाहिए. आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी. वोल्केनिक सॉइल्स आर रिच, डीप, फर्टाइल एंड इट अलाउज इंटेंसिव एग्रीकल्चर. विच सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. सो आप 1 2 3 भी है, 1 2 2 3 1 3 कॉम्बिनेशंस भी हैं. कंफ्यूजन हो सकता है. अर्थक्वेक को तो हम हमेशा मॉनिटर करते हैं कि एक सिस्मिक इंडेक्स पे कितना है. उसको जब आता भी है न्यूज़ में तभी ये आता है, मैग्नीट्यूड आता है उसका 6.1, 7, 6.8 और 5, 4 लाइक दिस इट विल कम ऑन द रिक्टर स्केल. कितना है ये आता है, इंडेक्स उसका वैल्यू आता है. बट व्हाट अबाउट वोल्केनोज? So I will take the help of the current affairs here. So the current affairs, this was the news in the month of November 2022, and the question, heading was Mauna Loa volcano in Hawaii erupts and the science behind the volcanic eruption. But जब आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे, then you will get one paragraph, and this paragraph is saying the volcanic explosivity index VEI is a scale used to measure the explosivity of volcano. अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, नहीं भी पता है ट्रेडिशनली क्या है क्या नहीं है, इधर से क्लियर हुआ, राइट? इट हैज रेंज ऑफ 1 to 8. सो ये जो VEI है, वोल्केनो एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स, दैट इज इट हैज अ रेंज ऑफ 1 to 8. हायर VEI इंडिकेट मोर एक्सप्लोजिविटी. VEI ऑफ द करंट इरप्शन ऑफ माउना लोआ. माउना लोआ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो. इसका जो अभी रिसेंट नवंबर में इरप्शन हुआ है, students who are part of the course current affairs class, we have discussed about it. And if you have gone through our topic list in general, whether you are part of our class or not, we have released a topic list for prelims. If you have gone through that topic list, we have mentioned about Mauna Loa. So Mauna Loa is the world's largest active volcano. जब ये erupt हुआ था, इससे पहले ये 1984 में erupt हुआ था. And it was deemed that इसकी VEI volcano explosivity index is 0. But now the highest ever जो रिकॉर्ड किया गया है, Mauna Loa has been 2 in 1884 and 1868. So ये दो तरीके की इसके VEI हैं, volcanic explosivity index. Okay? So ये दो चीज हमने देख लिया. This is about the first statement. What about the second one? Iceland and Philippines were volcanic eruption से form हुए हैं, were formed out of the volcanic eruption, yes or no? So first we should know where is Iceland. We should know about Philippines. Where is Philippines? Iceland is where? So अगर ये कुछ देख के आपको आइडिया लग रहा है तो ठीक है, otherwise they are on the spreading boundary of North America and Eurasian plate, and a hot spot mantle or plume is coming. तो वो नीचे से आता है. It means अगर आपको जानना है कि ये क्या है, so let's take the help of the other image. So here we have the other image. ये जो आप देख रहे हैं, this is called as Mid-Atlantic Ridge, जहां पे plates divide हो रही हैं. So here one plate, North American plate is going this side, Eurasian plate is going towards the east, and this is going towards the west. वहां से जब volcanic eruption होता है, आइसलैंड के मिड अटलांटिक रिज पे होने की वजह से आइसलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ है. क्लियर? फॉर दैट मैप की अंडरस्टैंडिंग भी और ऐसे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए.
If we talk about Philippines, yes, so अगर it is an archipelago, it consists of more than almost छोटे सब 7,000 islands होंगे almost, and the country is situated on the Pacific Rim of Fire. ये भी आपको पता है कि वहां वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती हैं, सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे है, एक्टिव वोल्केनो जोन में है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स होता रहता है, सो वोल्केनिक इरप्शन डेफिनेटली दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द आर्किपेलागो. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. सो ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. अब यहां पे आप देख लो फिलीपींस प्लेट है, मरियाना ट्रेंच है, तो ये पूरा एक्टिव वोल्केनिक जोन है, राइट. एंड third statement was with respect to the soil. Soil is rich, soil is deep, it is fertile, it is very suitable for intensive agriculture. You take the example of Indonesia, you take the example of all जितने भी एक्टिव और अच्छे वोल्केनोज हैं उनके आसपास देखो कितना लश ग्रीन रहता है. You take the example of our Deccan Plateau, वोल्केनिक सॉइल है, डीप है, ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल, डीप, रिच, फर्टाइल, है ना. So everything is there. So in Indonesia we know the example. So it is fertile because volcanic lava की वजह से और volcanic ash, उसमें जो nutrient content होता है it is rich in calcium, magnesium, sodium, iron, potassium, everything, sulfur, phosphorus. So this helps in intensive agriculture. Now let's revisit the question again. The question is in front of you, strength is measured VEI, true. Iceland and Philippines were created by volcanic activity, true. ये ring of fire पे है. This is on mid-Atlantic ridge. Volcanic soils are rich, deep, fertile. Yes. So the answer is D. ठीक है? This is the first question of the day. CDS 2023, 16th April. By the way, let me tell you, ये 16th April को एग्जाम यूपीएससी ने कंडक्ट किया और आज, which is 4th May, they have released the results as well. सो अभी किसी ने सीडीएस का एग्जाम दिया है, रिजल्ट्स आर आउट. रिटन एग्जाम जो यूपीएससी ने कंडक्ट कराया है, दैट रिजल्ट इज आउट टुडे. एंड नेक्स्ट राउंड इज एसएसबी इंटरव्यू. द कैंडिडेट्स विल बी फेसिंग द एसएसबी बोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस. चलो, ऑल द बेस्ट ऑल दोज हु हैव क्वालिफाइड. नेक्स्ट टेक द एग्जांपल, लेट्स टेक अबाउट अर्थक्वेक. हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस. Hypocenter is the point on the surface of the earth nearest to the focus. क्या है क्या नहीं है समझेंगे. Velocity of earthquake waves is higher in denser material. NCERT में clearly दिया हुआ है. P waves move faster and are the first to arrive the surface of the earth. This is also given clearly in the NCERT. All three are not correct. That is for sure because none of the option is talking about it. Which is correct? That's we will have a look. So this is NCERT for you from the chapter which is given in NCERT में जो जहाँ पे earthquake और volcano की बात हुई है. So this two paragraphs they were in continuation. इस image के ऊपर ये है paragraph, इसके नीचे ये है. What is it saying? The denser the material, higher is the velocity. Their direction also changes as they reflect or refract when coming across the material of different densities. तो reflect भी होते हैं, refract भी होते हैं, but the denser the material, higher is the velocity. P waves, S waves, दो तरीके की earthquake waves हैं. P waves are similar to sound waves. They travel through gaseous, liquid and solid material. And उससे ऊपर वाली लाइन क्या कह रहा है? P waves move faster and are first to arrive at the surface. जो हमारा स्टेटमेंट था क्वेश्चन का. S waves they are called as secondary waves, P waves are called as primary waves and they only travel through solid material. इतना इंफॉर्मेशन रहेगा, we can eliminate. Next. So here we have hypocenter. Hypocenter is also known as the focus. जहां पे भी फॉल्ट होता है सरफेस पे नहीं, इनसाइड इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, इनसाइड अर्थ वेयर एवर देयर इज फॉल्ट, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोसेंटर और फोकस. सरफेस पे अगर उस चीज को ऑब्जर्व, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उसको हम देखते हैं तो बोलते हैं इट्स एपिसेंटर. मतलब उसके ऊपर की ही एग्जैक्ट उसके ऊपर जो भी सरफेस है उसको एपिसेंटर बोलते हैं. ठीक है, यहां एनर्जी जहां रिलीज हो रही है दैट इज हाइपोसेंटर. नाउ इफ वी सी द क्वेश्चन अगेन, हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू फोकस. अपने आप में गलत हो गया, एक तो सरफेस पे नहीं है, नियरेस्ट टू फोकस क्या है?
हाइपोसेंटर को ही फोकस बोलते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Velocity of the earthquake waves is higher in denser material. We have seen it is given a direct statement in the NCERT. P waves move faster and are the first to arrive. Yes, so 2 and 3 is the answer. B is the answer. कभी कभी ऐसे बेसिक स्टेटमेंट्स हम गलत करके मार्क आते हैं बिकॉज कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग. दे आर इजीएस्ट क्वेश्चंस टू डू, बट हम इनको गलत मार्क करके आते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्लाउड. Characteristics of clouds are given. Any particular type of cloud के characteristics दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा है वो. They are born through convection. Now you must be knowing. Tropical countries में convection के through जो cloud बनता है वो कौन सा है. Only cloud type that can produce hail, thunder and lightning, all three. Only cloud that can produce hail, thunder and lightning. Thunder and lightning is the characteristic of this. Hail also. They are large cauliflower shaped towers, often anvil tops. I am sure you know the answer. लेकिन ये anvil top पता होना जरूरी है. और based on these characteristics, type of cloud, cumulonimbus is the answer. यहां पे यूपीएससी एक तरीके का और क्वेश्चन पूछता है. रेन बेयरिंग क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं? Other than cumulonimbus, there are other rain bearing clouds as well. So rain bearing clouds कौन कौन से होते हैं? Anvil top is the characteristics of one peculiar characteristic of cumulonimbus. कुछ ऐसा दिखता है anvil top. ठीक है. So ये towering stage होता है, severe turbulence, hails, and here we have anvil. So ये जो ऐसे एक स्ट्रक्चर निकल के आता है, this is anvil top. ये ऊपर वाला mature stage में. Okay. Question and homework for you. Rain bearing clouds कौन कौन से होते हैं? Next question, it is related to a process, soil का process है. The process of podzolization is predominantly found in equatorial forest, monsoon forest, taiga forest or Mediterranean forest. So we read about laterization, we read about calcification, podzolization. ये जब आप soil का chapter cover करते हो तो ये सारे processes को आप पढ़ते हैं. Podzolization होता क्या है? सो बेसिकली यू शुड नो अबाउट इट दैट इट इज अ टाइप ऑफ सीवियर लीचिंग जिसमें इट लीड्स टू एल्यूविएशन. एल्यूविएशन ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ई और आई. सो इट लीड्स टू एल्यूविएशन ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम. अब सॉइल साइंस में पॉडजोल्स आर टिपिकल सॉइल्स व्हिच आर रिलेटेड टू द बोरियल और कोनिफेरस फॉरेस्ट. स्पेशली यूकेलिप्टस फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है. उसमें होता क्या है, लीचिंग हो जाती है आयरन और एल्युमिनियम की ऊपर से एंड कहीं मिड में आ जाती है, लीच कर जाती है. सो ये कहां देखने को मिलता है? ये हायर लैटिट्यूड में, स्पेशली जब आप जाते हो टाइगा में तो टाइगा में देखने को मिलता है. ठीक है. माउंटेन के हिसाब से भी देखोगे तो टुंड्रा और टाइगा, टुंड्रा कम्स अबव टाइगा. सो दिस इज ऑल्टीट्यूड वाइज, दिस इज लैटिट्यूड वाइज. क्लियर. नेक्स्ट, वन ऑफ द फेवरेट एरिया, और हम एस्पिरेंट्स को ये बहुत ही बुरा लगता है कि कोपेन क्लासिफिकेशन याद रखने की जरूरत है क्या? यस, पूछ लिया यूपीएससी ने 2023 में ही, एनडीए 2023. अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ग्रेटर नदर्न प्लेन्स को कौन सा क्लाइमेटिक से, किस सिस्टम से, किस क्लासिफिकेशन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं? AW, CWG, MW, DFC. This is given in NCERT, बट इसको याद रखना एक बड़ा टिपिकल एस्पेक्ट हो जाता है. अगर A किस लिए है, ABC हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग. स्मॉल WBC जो सेकंड प्लेस पे है उसकी स्पेसिफिक मीनिंग होती है, थर्ड वालों की स्पेसिफिक मीनिंग होती है. वी डोंट नो इन डिटेल बिकॉज NCERT में हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते. हाउएवर इतना बेसिक तो दिया हुआ है. So let's have a look. So here we have the map which is given in the NCERT. AW climate. AW climate is tropical savanna. CWG is monsoon with dry winter. AMW आपका हो गया monsoon type with short dry season. And DFC climate is your cold humid winter with short summers. तो ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किए उनको देख लो. DFC, the fourth option, cold humid winter with a short summer. कहां पाया जा रहा है? नदर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उधर ही पूरा
CWG मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर, ये हो गया पूरा आपका नदर्न प्लेन। ट्रॉपिकल सवाना, ये आपका CWG के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, दैट इज ट्रॉपिकल सवाना। AW डेक्कन प्लेट्यू, इंटीरियर्स, इसमें हो गया। एंड मॉनसून जो है साउथ वेस्ट मॉनसून जहां पहले हिट करता है केरला और जो ये वेस्टर्न कोस्ट पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो आपकी कंट्री स्टेट्स हैं, दैट इज AMW मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। मोस्टली मॉनसून टाइप रहता है लेकिन शॉर्ट ड्राई सीजन। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं हियर। एंड ग्रेट नदर्न प्लेन्स की अगर बात करें, सो इट इज CWG। So this way you have to remember the physical features and you have to relate it with the climatic classification. एक फिजिकल फीचर हो गया और उसके क्लाइमेट को रिलेट करके। सो रिवीजन में ये सारे एस्पेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, राइट? ओके, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग वन। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड बिकम्स 0 ऑन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लॉजिकल है, मार्क कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया तो भी बता दोगे। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन नंबर ऑफ लैटिट्यूड, ये भी बता सकते हैं इजिली। सो यू कैन रीच द आंसर आराम से। बट यहीं अगर स्टेटमेंट चेंज कर दिए जाए, डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इज 0 एट नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सो यहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। सो वी शुड नो द फैक्ट्स एज वेल। सो लेट्स क्विकली रिवाइज। ये हो गया हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। सो दे डोंट मीट एनीवेयर बट ये पैरेलल फॉर्म करते हैं। सो 0 to 90 इन नॉर्थ एंड 0 to 0 एक कॉमन रहता है, 0 एक कॉमन रहता है, 90 इधर है, 90 इधर है, 0 एक कॉमन है। अगर टोटल आप देखोगे तो कितने होने चाहिए? 180, बट 0 इज 1 कॉमन, so 179. I will show you the source as well. It is given in the NCERT. So if we talk about parallels of latitude, so parallels of latitude, 90 degree north, 90 degree south, the value of equator is 0 degree. It's 0 degree. The total number, this is NCERT, the total number of parallels thus drawn, including the equator, will be 179. So it is 179. ठीक है? Depending upon whether they are north or south of equator, we put N or S. ये क्लियर हो गया। कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी यूपीएससी ने पूछे बहुत बार। लॉन्गिट्यूड, कितने लॉन्गिट्यूड हैं? सो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री एंड प्राइम मेरिडियन ही आपको पता है, ठीक है। सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ ओवर इट्स एक्सिस टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन सर्किल और 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। As 180 degree of longitudes fall both east and west to prime meridian, the sun takes 12 hours time to traverse. तो यहाँ कितने हो गए ये? 360 डिग्री, 360 है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, इस तरीके से। सो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 180 इधर, 180 इधर, राइट। तो कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली 1,111 किलोमीटर्स अपार्ट। दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इफ दिस इज लैटिट्यूड, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज अप्रोक्स 1,111 किलोमीटर्स अपार्ट। ये फिक्स है। अ डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज वाइडेस्ट एट इक्वेटर। आप ऐसे देखते हो तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा वाइडेस्ट रहता है एंड दैट इज ऑल्सो 1,111.321 किलोमीटर्स। थोड़ा सा इक्वेटर पे वो ज्यादा हो जाता है किसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है। डिस्टेंस ग्रेजुअली श्रिंक्स टू 0 एंड एज दे मीट एट पोल्स। ये लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, तो लॉन्गिट्यूड यहां पे 0 हो जाते हैं, ठीक है। सो इफ वी सी द क्वेश्चन अगेन, सो हियर द आंसर इज डेफिनेटली 1 2 3। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन लैटिट्यूड। यस, ये 179 है, ये 360 डिग्री 360 है। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर 111.3 समथिंग किलोमीटर्स। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज 0 एट नॉर्थ पोल। यस, लैटिट्यूड के बीच में भी आपको डिस्टेंस पता चल गया। सो इट वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दीज बेसिक्स व्हिच आर गिवन इन एनसीईआरटी, बट कभी कभी ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन न होने की वजह से वी विल नॉट बी एबल टू मार्क इट। दिस इज इट गाइज। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। Which of the following tree species is
or are found in Himalayas? Oak, rhododendron, rosewood. Select the correct answer given below. 1, 2, 3 is not in the option. So you have to eliminate one. आप easily eliminate कर सकते हो depending upon how much information you have taken from NCERT. This is NCERT, Natural Vegetation, Chapter 5. The very first category they have discussed on the first page itself is tropical evergreen or semi-evergreen. In that they are talking about कि जो उनकी condition होती है, ये warm होती है, humid होती है, annual precipitation is over 200 centimeter. Western Ghats में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं. And there they have mentioned a species found includes rosewood, mahogany, any. Rosewood is given on the first page. And when you will read about Himalayan vegetation, so Himalayan ranges, they include what all? So they have mentioned that they include Devdar, Chir, ठीक है, oak, chestnut are predominant in Uttaranchal. ये सब दिया हुआ है. And there itself they have discussed about silver, firs, junipers, pines, birch and rhododendrons. ये भी दिया हुआ है. So ये basic elimination है. अगर आप क्वेश्चन को देखोगे फिर से, so what you have to do, you have to simply eliminate rosewood, you will get the answer, that is 1 and 2 is the answer. हिमालयाज में क्या क्या पाए जाएंगे वो हमें पता है. बेसिक क्वेश्चन है, गलतियां नहीं होनी चाहिए. This is it guys, this is what we had to discuss today. फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस लेवल पे वो लेयरिंग हो सकती है, what kind of information, extra information you should know. And yes, I'm very sure that by now you would have checked this current affairs topic list which we have released. If not, it is given in the description box. This is the compendium of almost 700 plus topics. Subject wise it has been organized. It will help you as a checklist. I have already discussed about it in a video. So make use of it. We are getting very good feedback, response from students. Sir, it is very good for the last moment revision. So thank you everyone for all the heartfelt gratitude which you have shown and your messages. Thank you. And please, all those who have not yet seen this list, make use of it. It will help you. See you all. Bye-bye. We will meet in another video. Take care.